नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्सर्जी अंगों या उत्सर्जी ऑर्गन्स या उत्सर्जी पार्ट के बारे में। मतलब अलग अलग जीवों में किस प्रकार से उत्सर्जी भाग कौन सा रहता है, उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग कार्य करता है या उत्सर्जी तंत्र कौन सा होता है। अब मैं चर्चा करने वाला हूं यहाँ पे आपके पास में सिलेंट्रेट्स के बारे में। किसके बारे में? सिलेंट्रेट्स या नाइडीरिया, ये तीसरा हमारे पास में फाइलम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अपने पास में कौन? हाइड्रा। कौन होता है? हाइड्रा। तो देखिएगा 3 नंबर पे अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में? सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा या नाइडीरिया, ये इसका नाम होता है। नाइडीरिया मतलब ये हो गया आपके पास में इसका जो सबसे खास लक्षण होता है वो होता है दंश कोशिकाओं का पाया जाना। दंश कोशिकाओं को अंग्रेजी भाषा में नाइडोब्लास्टिक कोशिकाएं बोलते हैं। ये सब जानकारी आपको जंतु जगत के पाठ में मिलेगी, है ना, एनिमल किंगडम के अंदर। तो सिलेंट्रेट्स यानी नाइडीरिया के अंदर आपका इसमें जो मुख्य उदाहरण है वो कौन है? हाइड्रा है ना। लेकिन उससे पहले बता दूं, यहां पे उत्सर्जी पदार्थ जो होगा, क्या है? उत्सर्जी पदार्थ, वो क्या होगा? यहां पे भी एमोनिया होगा। एमोनिया यहां पे तीसरे पे भी आ रहा है बेटा, यानी पहले पॉलीफेरा में भी अमोनिया आया था और प्रोटोजोआ में भी अमोनिया आ गया और यहां पे भी क्या आ रहा है आपके पास में? एमोनिया आ रहा है। ठीक है। सिलेंट्रेट्स का खास फीचर मैंने आपको बता दिया है कि नाइडोब्लास्टिक सेल्स का पाया जाना, दंश कोशिकाओं का। ठीक है। अब इन दंश कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, कैसे काम करती है, तो सब हम जंतु जगत के अंदर पढ़ेंगे। यहां पे हमारा मुख्य मकसद है कि प्रत्येक फाइलम का हम उत्सर्जन तंत्र को डिस्कस करें, है ना। तो यहां पे इसका लिख देता हूं मैं, नाइडोब्लास्टिक सेल मिलती है यहां पे। कैसी होती है? नाइडोब्लास्टिक सेल्स यानी दंश कोशिका हिंदी भाषा के अंदर कहते हैं। मुख्य रूप से ये भी आपके में स्वच्छ जल के अंदर निवास करता है। अमोनिया तो है ही इसका। तो यदि ये किसी सबस्ट्रेटम मतलब सतह से टकराया हुआ होता है, उदाहरण क्या है आपके पास में? हाइड्रा है। क्या उदाहरण है आपके पास में इसका? हाइड्रा एग्जाम्पल है। तो यहां पे आपके पास में क्या होता है कि अगर ये किसी सबस्ट्रेटम यानी सतह से टकराया हुआ है तो इसमें किस तरीके से होगा बता देता हूं आप लोगों को। यहां पे आपके पास में रहेगा कुछ इस तरीके से इसकी संरचना रहती है। समझना, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। यहां से जो होता है आपके पास में वो क्या होता है? जल प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? H2O, सराउंडिंग यानी बाहर से। ये जल जो होता है वो यहां से होता हुआ कहां पहुंचता है? इस जगह पे पहुंचता है, यानी कि इसकी देह के अंदर पहुंचता है। ठीक है। नाइडीरिया के अंदर जल पहुंचता है। अब जल ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? अमोनिया को बाहर निकाल सकते हैं। अब यदि यहां पे अमोनिया है, शरीर के अंदर क्या है? यहां पे अमोनिया बना हुआ है, तो ये जल वापस क्या होता है कि यहां से ही वापस बाहर निकलेगा। ठीक है। तो जब जल यहां से बाहर निकलेगा तो जल के साथ में अमोनिया भी क्या हो जाएगा? यहां से बाहर आ जाएगा। तो H2O एंड एमोनिया ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो जल जाता ही अंदर इसलिए है कि ताकि कोई चीज को ले जाए, और वापस बाहर आता है इसलिए ताकि कोई चीज को वापस बाहर ले आए। जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने पाठ शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था उत्सर्जन के अंदर एक चीज और आती है, इसको होता है परासरण नियमन करना। परासरण नियमन से क्या तात्पर्य था मेरा? यह तात्पर्य था कि देह के अंदर और देह के बाहर वाटर का बैलेंस और आयंस का बैलेंस बना के रखना। तो अगर देह के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो भी गड़बड़ है, और देह के बाहर से ज्यादा पानी आता जाएगा तो भी गड़बड़। मतलब अंदर मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, समझ लो। इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इसको यहां से रिमूव करना ही पड़ता है। जैसा हमने प्रोटोजोआ में भी देखा, पॉलीफेरा में भी देखा, हाइड्रा के अंदर तो खैर मकसद ही यही है कि भाई जल के माध्यम से क्या हो रहा है? उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल रहा है। और उत्सर्जी पदार्थ कौन है आपके पास में? अमीबा है। कौन है आपके पास में? यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ अमीबा है। उदाहरण स्वरूप में अपन ने बात करी ली, अमीबा नहीं, उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पे कौन है? अमोनिया है। अमीबा थोड़ी होता है उत्सर्जी पदार्थ। हाइड्रा, क्या बात कर ली थी अपन लोगों ने? यहाँ पे हाइड्रा के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिलेंट्रेट्स के बारे में। सिलेंट्रेट्स के बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया जाहिर सी बात है अमोनिया जल के अंदर अत्यधिक मात्रा में घुलनशील रहता है। बताया मैंने आपको पहले वीडियो में, अमोनोटैलिक में। अमोनिया जो होता है वो जल के साथ क्या रहेगा? यहाँ पे घुलनशील होता है। और ये जो जल होता है बच्चे, ये फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, यानी स्वच्छ जल होता है। कैसा जल होता है? ये स्वच्छ जल होता है।
ठीक है, समुद्री पानी नहीं होता है ये, समुद्री पानी में तो खट्टापन ज्यादा होता है, तो वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपके पास में रहेगी। अब मैं आपके पास में 4 नंबर वाले फाइलम की तरफ अग्रसर हो रहा हूं, और 4 नंबर वाला फाइलम मेरे पास में जो आ रहा है उसका नाम है मेरे पास में प्लेटीहेल्मिंथेस। क्या नाम है? प्लेटीहेल्मिंथेस। अपने आप में ये जबरदस्त फाइलम है, और जैसे जैसे आप जंतु जगत में ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास में क्या होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, लेकिन अब यहां से सवाल बेटे क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो अपना क्या है? प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस, प्लेटीहेल्मिंथेस को अपन चपटे कृमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चपटे कृमि। फ्लैट वॉर्म्स का नाम भी देते हैं। बड़ा ही जबरदस्त चीज है प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। चपटे कृमि तो बोलते ही बोलते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण बड़े ही जबरदस्त है इसके बेटा। उदाहरण सबसे पहले आएगा इसका कौन सा? प्लेनेरिया। कौन सा आएगा? प्लेनेरिया, ठीक है। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। टेप वॉर्म, टेप वॉर्म बोलते हैं आपके पास में, वॉर्म मतलब कृमि होता है। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ये भी इसका उदाहरण है ना। तो कुछ उदाहरण मैंने आपको बताया, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टेप वॉर्म, टीनिया सोलियम, ये कुछ इसके आपके पास में क्या बताया मैंने, एग्जाम्पल बताए हैं। अब देखिए उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होगा इसके अंदर? सबसे पहला बात यही है, उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर भी कौन है? अमोनिया। कौन है? अमोनियम। इसका मतलब ये हुआ ये भी कैसा जीव है? एमोनोटेलिक प्रवृत्ति को दर्शाने वाला जीव है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें उत्सर्जी अंग है वो कौन होता है? ज्वाला कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? ज्वाला कोशिकाएं। सर ये तो खतरनाक नाम हो गया। ज्वाला कोशिकाएं मतलब इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल बोलते हैं। फ्लेम सेल मतलब ज्वाला कोशिकाएं। अब इसको ज्वाला क्यों बोलते हैं? ज्वाला कोशिकाएं क्या होती है, कैसी दिखती है, ये सब जानकारियां बच्चों के अंदर रहती है दिमाग में कि हम इस चीज को जानें कि हम ज्वाला बोल रहे हैं तो ज्वाला कोशिका क्यों बोल रहे हैं। इसका उत्तर किताबें नहीं दे रही है ना, लेकिन हम देंगे आपको इसका उत्तर, तभी तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपेक्स क्लासेस में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये उत्सर्जन क्या हो गया आपके पास में? फ्लेम सेल। थोड़ा सा आपको रुकना होगा, मैं फ्लेम सेल का चित्र भी बना के आपको बता दूंगा ज्वाला क्यों बोलते हैं इसको, क्या कोई आग लग रही है इसके अंदर, ठीक है ना। एक पॉइंट और याद रखना यहाँ पे, उत्सर्जी जो अंग होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उत्सर्जी अंग यानी कि फ्लेम सेल को प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं ना। व्हाट इज प्रोटोनेफ्रीडिया? प्रोटोनेफ्रीडिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जब आप इसका फ्लेम सेल का चित्र देखेंगे तो अंदर की तरफ से कोई भी इसका छोर खुला नहीं होगा, इसकी एक ही ओपनिंग होगी, वो सीधी बाहर ही होगी। किसकी? फ्लेम कोशिका की, यानी कि ज्वाला कोशिका की। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेफ्रीडिया का मतलब होता है देयर इज नो इंटरनल ओपनिंग, मतलब आंतरिक रूप से कहीं पे भी कोई भी छिद्र नहीं होता है इसके अंदर। तो प्रोटोनेफ्रीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती है, अंदर की और कोई भी छिद्र उत्सर्जन के लिए नहीं होता है, उत्सर्जन के लिए नहीं होता है। इस वजह से अपन इसको क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। मतलब जिसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होगी, कोई भी अंदर से कोई छिद्र विद्र नहीं होगा, तो वो प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर काउंट होता है। कौन सा? उत्सर्जी अंग। समझ रहे हैं? इसकी एक ही ओपनिंग होगी जो बाहर की तरफ होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। अब देखिए आप लोग यहां पे कि फ्लेम कोशिका दिखती कैसी है, यानी ज्वाला कोशिका। कैसी कोशिका? ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल। जो प्लेटीहेल्मिंथेस का मुख्य रूप से क्या है? उत्सर्जी अंग है। क्या है? मुख्य रूप से प्लेटीहेल्मिंथेस का उत्सर्जी अंग है। देखिए चित्र बनाने से पहले आपको बता दूं, ज्वाला कोशिका का एक अन्य नाम और होता है, यहां पे लिखना भूल गया हूं, मैं लिख देता हूं, सोलेनोसाइट भी कहते हैं इसको।
क्या कहते हैं, सोलेनोसाइट भी कहते हैं। नाउ कैसा चित्र बनेगा वो आपको थोड़ा सा यहां पे देखना होगा, तब मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि फ्लेम को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, मतलब इसको। तो मैं यहां पे एक फ्लेम सेल का डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से इसके अंदर फ्लेम सेल्स बनता है ना। अपन एक काम करते हैं, एक और फ्लेम सेल बना देते हैं, ये जुड़ा हुआ रहेगा अपने पास में, तो अपन को एक आइडिया लगेगा यहां पे। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, कुछ इस तरीके से, एंड देयर इज अ ओपनिंग जो बाहर की ओर होती है। समझ में मेरी बात, अंदर की तरफ कुछ नहीं होगी। तो ये मैंने आपको 2 ज्वाला कोशिकाएं बनाई है यहां पे, यानी फ्लेम सेल्स। अब होता क्या बेटा, अमोनिया जो होता है वो अंदर प्रवेश करेगा किसी ना किसी माध्यम से। भैया हमारे अंदर यूरिया बन रहा है, तो यूरिया कैसे बन रहा है, कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसी के माध्यम से हो रहा है। और मेटाबॉलिज्म के लिए जो चीज चाहिए वो कहां से आ रही है, फूड से आ रही है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसकी वजह से भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो अमोनिया है वो प्रवेश करेगा यहां से अंदर की तरफ से। उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो यहां वाला हिस्सा होता है फ्लेम कोशिका का, यहां पे प्रेजेंट होती है सीलिया। क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया। कोशिका के अंदर पड़ा होगा ना सीलिया फ्लैजिला, पक्षमाभी और वाला, है ना। यहां पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया उपस्थित है। और इधर की तरफ यहां पे आपके पास में जो रहता है, देखिएगा इधर की तरफ यहां रहता है केंद्रक। एक क्या होता है इस कोशिका का, केंद्रक। एक काम करते हैं, नाम देते हैं इसको, ये क्या आ गया, केंद्रक। ये क्या होगी आपके पास में, सीलिया। ये क्या होगी, उत्सर्जी नलिका। क्या आ गई, उत्सर्जी नलिका आ गई। अब क्या कहानी होती है इसके अंदर वो देखो आप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। अगर आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि इसको ज्वाला कोशिका क्यों कहते हैं अपन लोग। ये कंप्लीटली यहां से यहां तक आपके पास में ज्वाला कोशिका है। क्या है आपके पास में, ज्वाला कोशिका। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अमोनिया जो है आपके पास में वो यहां से प्रवेश किया। कौन प्रवेश किया, अमोनिया। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया सर प्रवेश किया मतलब देह के अंदर आएगा तो देह से बाहर त्यागा जाएगा ना। अगर पूरी बॉडी कैविटी है तो बॉडी कैविटी, मान लो कि यहां पे पूरा, अब मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं कि मान लो ये आपके पास से पूरा प्लेटी एलमंथीज है, ठीक है, और यहां पे आपके पास में ये ज्वाला कोशिका है, केवल इधर ही है ज्वाला कोशिका। तो ज्वाला कोशिका ही उत्सर्जन करेगी ना, कि नहीं। तो यहां पे देह के अंदर अमोनिया बना हुआ है, अमोनिया ज्वाला कोशिका के पास में यहां से प्रवेश करेगा। ना कि आप ऐसा मत समझना कि सर ये अमोनिया पर्यावरण से आ रहा है क्या प्रवेश करने के लिए। जब पर्यावरण से आ रहा है तो सर क्यों आ रहा है, पर्यावरण में ही रहने दो ना, वापस अपन को बाहर ही तो फेंकना है इसको शरीर से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थ यूरिया अगर बन रहा है तो वो यूरिया रुधिर के माध्यम से ही कहां पे प्रवेश करता है, किडनी में प्रवेश करता है। तो वो पहले कहा था रुधिर में, और रुधिर से कहां पहुंच रहा है, स्पेशल ऑर्गन यानी किडनी के पास में जो उत्सर्जी अंग का कार्य कर रही है। तो यहां पे भी अमोनिया जो है वो देह गुहा से, प्लेटी एलमंथीज की देह गुहा से या देह से ज्वाला कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ना कि पर्यावरण से, बाहर से नहीं आ रहा है। ठीक है, अमोनिया यहां पे प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने के बाद में यहां पे सीलिया का क्या कार्य होता है, सीलिया का कार्य होता है गति करवाना। क्या होता है, मूवमेंट, फंक्शन होता है मूवमेंट। अब सीलिया यहां पे यूं लगाओ, देखना ज्वाला क्यों बोलते हैं इसको बता रहा हूं। सीलिया यहां लगा होता है, सीलिया जैसे अमोनिया पहुंचता है तो सीलिया इस प्रकार की गति करता है, जैसे ये उंगलियां ऐसे हिल रही है ना, जैसे आग नहीं निकलती ऐसे यूं लपटे मार मार के ऐसे, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, सीलिया गति करता है, और सीलिया की गति की वजह से ये अमोनिया होता है वो और अंदर प्रवेश करता है। समझ लो मेरी बात को, सीलिया गति करेगा, सीलिया की वजह से ये अमोनिया कहां आ गया, इस जगह पे आ गया। समझो, और सीलिया की जो गति होती है वो ऐसे आग की लपटे जैसे निकलती है, या आग ऐसे निकलती है ना, आग ऐसे, ठीक है, तो उस तरीके की होती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिकाओं का नाम देते हैं। तो ये अमोनिया यहां प्रवेश कर जाएगा। अब ये अमोनिया यहां पे उत्सर्जी नलिका के अंदर प्रवेश कर गया। मान लेते हैं अपन यहां तक पढ़ लेते हैं, ये एक ज्वाला कोशिका है। तो यहां पे जब अमोनिया प्रवेश कर जाएगा तो अमोनिया इस यहां पे एक क्या होता है, उत्सर्जी छिद्र होता है, लेकिन ये बाहर की ओर होता है, अंदर की तरफ कहीं पे भी छेद नहीं आया, उत्सर्जी छिद्र। और इस उत्सर्जी छिद्र के माध्यम से क्या होता है, अमोनिया बाहर त्यागा जाता है।
समझ रहे हो? सिमिलरली इसके अंदर भी यही होगा, अमोनिया यहाँ जाएगा, यहाँ पे अमोनिया जाएगा और यहाँ से अमोनिया क्या हो जाएगा, बाहर त्यागा जाएगा। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए इस चीज को, बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को फ्लेम सेल्स के बारे में, है ना। तो अमोनिया क्या होता है, बाहर से यानी देह गुहा से क्या होता है, फ्लेम कोशिका यानी ज्वाला कोशिका के अंदर एंटर करता है। सीलिया की गति के कारण ये क्या होता है आपके पास में, आगे कहां पहुंच जाता है, नीचे आधारीय डक्ट यानी आधारीय नलिका के अंदर पहुंच जाता है और वहां से क्या होता है, रिमूव होता है। तो पंगा क्या है यहाँ पे, पंगा ये है कि यहां पे आपके पास में क्या है, देह गुहा। देह गुहा में क्या है, ये आपके पास में अमोनिया। ये देह गुहा में जो अमोनिया है ये पहुंचेगा आपके पास में बाहर से, यानी कहां पहुंच रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, कहां प्रवेश किया, अंदर, यानी किसके अंदर, ज्वाला सेल्स के अंदर प्रवेश किया। ज्वाला सेल्स के अंदर प्रवेश करने के बाद में यहां पे सीलिया की गति के द्वारा, किसके द्वारा, सीलिया की गति के द्वारा ये उत्सर्जी नलिका में पहुंच गया। ये कौन सी नलिका होती है बेटा, बता रखा है ना, वो लिखा हुआ, यहां पे फिर से लिख देते हैं, उत्सर्जी नलिका। तो कहां पहुंच जाता है, उत्सर्जी नलिका। उत्सर्जी नलिका से ये क्या होता है, कहां पे त्याग दिया जाता है आपके पास में, उत्सर्जी छिद्र के, उत्सर्जी छिद्र के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। कौन, अमोनिया। ये इसका रास्ता रहता है ज्वाला कोशिका के अंदर, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। ज्वाला कोशिकाओं में जो सीलिया की गति होती है वो ऐसे आग की तरह होती है, आग जैसे निकलती है वैसे, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ज्वाला कोशिका का नाम भी देते हैं। अंडरस्टैंड, समझ आई ना बात आप लोगों को, ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और बतानी है मेरे को प्लेटी एल्मंथीज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके पास में फ्री लिविंग, मुक्त जीवी, मुक्त जीवी अगर मैं बता रहा हूं, देखना जरा, मुक्त जीवी, मुक्त जीवी प्लेटी एल्मंथीज कौन से बेटा, मुक्त जीवी चपटे क्रमी, चपटे क्रमियों में ज्वाला कोशिकाओं, ज्वाला कोशिकाओं की संख्या, ज्वाला कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। किसकी तुलना में, या तो ऐसे लिख देते हैं इसको, अधिक होती है ज्वाला कोशिकाओं की संख्या परजीवी यानी कि एंडोपैरासाइट, ठीक है ना। परजीवी जो है या अंतः परजीवी, ज्यादातर क्या लिख देंगे हम लोग, अंतः परजीवी चपटे क्रमियों की तुलना में अधिक होती है, चपटे क्रमियों की तुलना में अधिक होती है। क्यों होती है अधिक, बहुत ही आसान सा कारण है बेटा। अगर जो फ्रेश वाटर में यानी मुक्त जीवी है, मुक्त जीवी, अच्छा जलीय नहीं लिखा क्या मैंने, सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे था, जलीय वर्ड आगे लगाना जरूरी है। जलीय मुक्त जीवी, कैसा, जलीय मुक्त जीवी चपटे क्रमी। अब जल लगा दिया मैंने तो अब आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने सारे फाइलम आपको पहले पढ़ा दिए। तो जो जलीय मुक्त जीवी होते हैं तो उसमें क्या होगा, जल का प्रवेश होगा, और जब जल का प्रवेश होगा तो आप जानते हैं कि अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, जल अंदर घुस जाएगा, और अमोनिया को बाहर उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता भी पड़ती है। तो यहां पे जितनी ज्यादा ज्वाला कोशिकाएं होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास में कि अमोनिया बाहर त्यागा जाएगा, और जितना ज्यादा अमोनिया बाहर त्यागा जाएगा उतनी जल की मात्रा भी बाहर त्यागी जानी चाहिए, है ना। जैसे अपन ने बताया भी था आपको कि 1 ग्राम अमोनिया जब आप उत्सर्जित करते हैं तो उसके लिए 300 से 500 ml जल की आवश्यकता पड़ती है ना। मैंने ये बात बताई भी थी आप लोगों को, 1 ग्राम अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए 300 से 500 ml जल की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जो जीव जितना अधिक पानी में, उसके शरीर में उतना ही अधिक पानी प्रवेश करेगा, और जब अत्यधिक पानी प्रवेश करेगा तो उस अत्यधिक पानी को बाहर भी निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने के लिए अपने पास में, वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास में अमोनिया पड़ा है तो हम अमोनिया को हटाने के लिए अमोनिया के साथ साथ में एक्स्ट्रा वाटर को भी बाहर निकाल देते हैं। यह फर्क होता है आपका जलीय मुक्त जीवी, और याद रखना जलीय मुक्त जीवी
चपटे कृमियों में ज्वाला कोशिकाओं की संख्या ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्या होता है, जल की मात्रा क्या हो जाती है, आपको पता है, ज्यादा रहती है। तो वो क्या करते हैं, जो अपने पास में होता है ना सांद्र, क्या होता है, सांद्र क्या करते हैं अपने पास में, यूरिन को बाहर त्यागते हैं, सांद्र को, ठीक है ना। सांद्र यूरिन क्या होता है, बाहर त्यागा जाता है। यह फर्क होता है आपके पास में जो जलीय मुक्तजीवी चपटे कृमि है उनमें और अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी के अंदर आपके पास में अगर आप उदाहरण देखना चाहो, अंतःपरजीवी का मतलब है ये किसी ना किसी किसके ऊपर डिपेंड है, परजीवी मतलब किसी जीव के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे अपने जीवन काल के लिए, ठीक है। अगर मैं एक जीव हूं तो मेरे अंदर अगर ये समा रहे हैं, यानी ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनके लिए मैं एक तरह का क्या हो गया, हॉस्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब कि परजीवी हो गया। समझो मेरी बात को। तो ये अंतःपरजीवी होते हैं, मतलब इनका जीवन काल जो होता है वो किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है, यानी खाने पीने के लिए भी ये किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है। जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इसमें टीनिया सोलियम। कौन सा एग्जांपल है, टीनिया सोलियम, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है आपका इसमें, टीनिया सोलियम। और भी लेना चाहो तो आप एक और ले सकते हो, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक भी जो आपके पास में आ रहा है, ये भी आपके पास में क्या होता है, अंतःपरजीवी का बेस्ट एग्जांपल है। कैसा है, बेस्ट एग्जांपल है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 तरीके के क्या है फाइलम्स के बारे में जानकारी दी है, उनके किस चीज के बारे में, उत्सर्जी अंगों के बारे में। कौन कौन सा था, क्विकली अगर आप रिकेप करना चाहें तो हमारे पास में सबसे पहला आया था प्रोटोजोआ। उत्सर्जी पदार्थ अभी तक सभी में अमोनिया ही चल रहा है, इसके अतिरिक्त चेंज ही नहीं हुआ है ना। तो सामान्य शरीर की सतह से त्याग देता था। पॉरीफेरा के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। पॉरीफेरा में भी उत्सर्जी पदार्थ आपका अमोनिया है और शरीर और देह की यानी कोशिका की सतह से क्या होता है, ये बाहर त्याग दिया जाता है, मतलब शरीर की सतह से बाहर त्याग दिया जाएगा। तीसरा हम लोगों ने बात किया सिलेंट्रेट्स के बारे में। सिलेंट्रेट्स में भी क्या होता है आपके पास में, हाइड्रा की बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि इसमें भी आपके पास में क्या होता है, एक बीच के अंदर केनाल मिलती है, नाल मिलती है, ठीक है ना, ये भी रहता है। तो स्वच्छ जल प्रवेश करता है और उसके जब वो बाहर निकलता है तो उसके साथ में क्या होता है, अमोनिया भी बाहर निकल जाता है। सिलेंट्रेट्स के अंदर की बात थी अपने पास में। फिर अपन लोगों ने बात की प्लेटी एल्मंथी, सबसे बेस्ट चीज थी इसके अंदर जो है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स इसका उत्सर्जी अंग है। फ्लेम सेल्स कैसा होता है उसका चित्र भी मैंने आपको बना करके दिखाया, किस प्रकार से कार्य करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। उसके अतिरिक्त अपन लोगों ने इसमें यह भी बात कर लिया कि जलीय मुक्त जीवी के चपटे कर्मियों के अंदर ज्वाला कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक्सेस जो अत्यधिक मात्रा में पानी आया उसको भी हटाने का कार्य ज्वाला कोशिकाएं ही करती है। तो इस वजह से इससे पहले तो अपन लोगों ने संकुचनशील डिक्टिकाएं पढ़ी थी, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी रिमूव करने का काम कौन कर रहा है, ज्वाला कोशिकाएं कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास में लेकर के आऊंगा प्लेटी एल्मंथीज, ठीक है, जिसको अपन निमेट एल्मंथीज या एस्क्ले एल्मंथीज या निमेटोडा भी कहते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोग एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कुछ एक एग्जाम्पल के साथ में क्लास इंसेक्टा की बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना उसके अंदर रहता है। ऑलराइट, तो इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। आप लोग बराबर नोट्स बनाते रहिए, इसके अंदर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये आपके पास में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।